short-lived dot pyplot as, ठीक है, सिंथेटिक डेटा जनरेट करा रही हूँ क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं कौन से डेटा सेट में मुझे मिलेगा पॉलिनोमियल रिलेशनशिप, किसमें नहीं मिलेगा, तो मैं सिंथेटिकली डेटा x is equal to np dot linspace, np dot linspace -5 से 5 के बीच के 100 नंबर्स मैंने जनरेट कर, -5 से 5 के बीच के 100 नंबर्स मैंने y is equal to 2 into x का स्क्वायर, 2 into x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप बना लिया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। प्लस इसमें थोड़ा सा नॉइज भी ऐड करती हूँ ना, तो ये परफेक्ट रिलेशनशिप बन जाएगा, थोड़ा सा नॉइज ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल 0 से 5 के बीच में 100, आप देखो ये आपके y जनरेट हो गए और ऐसे ही x की वैल्यूज जनरेट, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करी है, अगर मैं प्लॉट करके देखूं तो ये डेटा कर्व की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक का जैसे ग्राफ होता है उस तरीके से है, ठीक है। देखो मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊं, ये इतना लिख लिया, आप देखो मैंने बोला plt डॉट स्कैटर x, y, स्कैटर प्लॉट बनाया, plt डॉट स्कैटर, x एक्सिस पे x का डेटा, y पे y का डेटा, और शो करके देखो जरा, ये पॉलिनोमियल रिलेशनशिप है। अगर मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन लगाऊं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन हमेशा एक लाइन फिट करेगी और कोई ऐसी लाइन हो ही नहीं सकती जिसपे ये डेटा अच्छे से फिट हो जाए, क्योंकि डेटा लीनियर है नहीं। तो मैं अब आपको इस पे पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी लगा के दिखाती हूँ और लीनियर भी लगा के दिखाती हूँ, देखना लीनियर कैसी लाइन बनाएगा और पॉलिनोमियल कैसा। अच्छा, पहले पॉलिनोमियल रिग्रेशन की इक्वेशन कैसे बनती है, y predicted is equal to, इक्वेशन कैसी बनती है, w1 x1 प्लस w2 x1 raised to power 2, एक ही फीचर है, मैं समझ रही हूँ, मैं अभी एक फीचर ले रही हूँ, तो w1 x, w2 x का स्क्वायर प्लस w3 x का क्यूब सो ऑन प्लस b, ये आपकी क्या बन गई, पॉलिनोमियल रिग्रेशन की इक्वेशन। लीनियर में तो सिर्फ डिग्री 1 ही रहता ना, w1 x स्क्वायर नहीं होता था, तो यहाँ पे अगर आपने डिग्री 2 किया तो w1 x प्लस w2 x स्क्वायर, अगर 2 किया, अगर डिग्री 3 किया तो w1 x w2 x स्क्वायर प्लस w3 x क्यूब, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ऑर्डर क्या देते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। और अगर मल्टीपल फीचर्स हो, अभी तो मैं एक फीचर की बात कर रही हूँ, एक x एक y, अगर ज्यादा सारी फीचर्स हो तो क्या हो जाएगा, अगर मल्टीपल फीचर्स होंगी तो ऐसे बन जाएगा, y predicted is equal to, मैं ले रही हूँ 2 फीचर्स और डिग्री 2, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, w1 x1 w2 x1 का स्क्वायर, x1 लीनियर फिर x1 स्क्वायर प्लस w3 x2 प्लस w4 x2 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों
नॉन लीनियर रिलेशनशिप x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से पकड़े जाएंगे और दोनों फीचर्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा होगा तो वो x1 इंटू x2 से पकड़ा, ठीक है। फीचर्स का इंटरेक्शन जो है वो x1 इंटू x2 से पकड़ा। पहली फीचर का सिंगल डायमेंशन, फिर उसी फीचर को स्क्वायर करके, फिर सेकंड फीचर डिग्री 1, फिर सेकंड फीचर डिग्री 2 और फिर दोनों फीचर्स का आपस में, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन काम करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी डेटा के ऊपर एक बार लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं और एक बार पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगाते हैं और फिर दोनों को प्लॉट करके देखते हैं कि कौन सा रिग्रेशन बेटर है, ठीक है। फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्केलर डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट पॉलिनोमियल, इंपोर्ट पॉलिनोमियल। अब जैसे आपको यहाँ पे x का स्क्वायर x का क्यूब चाहिए होगा तो वो मुझे पहले कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए स्क्वायर क्यूब जितने डिग्री तक आप बोलो उतने डिग्री तक कैलकुलेशन करने के लिए पॉलिनोमियल फीचर्स, ठीक है। पॉली इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फीचर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। डिग्री इज इक्वल टू किस डिग्री तक आपको बनाना, डिग्री 2 इसका मतलब x की वैल्यूज आएंगी x स्क्वायर की वैल्यू, डिग्री 3 तक होता तो x आता, x स्क्वायर आता, x क्यूब आता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो x में डेटा है उसको पॉलिनोमियल फीचर्स में कन्वर्ट, तो x पॉली इज इक्वल टू पॉली डॉट fit underscore transform poly dot fit underscore transform, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना है वो डेटा, फीचर्स वाला डेटा जिसको मुझे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना। तो मैंने बोला x डॉट reshape -1, सोच के बताओ डॉट रीशेप क्यों लगाया, क्योंकि x नंपाई की फॉर्म में है, ठीक है, और इसको चाहिए डेटा फ्रेम। तो रीशेप -1, 1 क्या करता है, उसको डेटा फ्रेम में जरूरत है, नंपाई एरे से उसको डेटा फ्रेम में जरूरत है, ठीक है। इसमें से अगर आप x पॉली देखो तो उसमें क्या होगा, x में जो वैल्यूज थी सिंपल वैल्यू होगी, फिर उसका स्क्वायर क्या था, सिंपल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर हो गया, ये पहली वैल्यू आ जाएगी फिर उसका स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करके डेटा आ जाए। जैसे ये 5 का स्क्वायर 2.5 है, ये पीछे एक्सपोनेंशियल है ना, डेसिमल्स में हो गई, ठीक है। ऐसे इसने क्या कर दिया, डिग्री 2 बोला तो स्क्वायर का कैलकुलेट कर दिया, अगर मैं डिग्री 3 बोलूंगी तो ये क्या कर देगा, क्यूब भी कर देगा उनके साथ। पर मुझे पता है कि मैंने जो डेटा जनरेट किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो मुझे पता है डिग्री 2 फिट है, ठीक है। अदरवाइज आप रिटर्न ट्रायल कर सकते हैं, डिग्री 2 से फिट करके देखो, फिर डिग्री 3 से फिट करके देखो, आपको प्लॉट से आइडिया होगा कि किस डिग्री में ये फिट है, प्लॉट की शेप से, क्योंकि आपको मैथ से ये तो आइडिया है ना कि स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है, डिग्री 4 का ग्राफ कैसा होता है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस ऑर्डर तक आपको फिट, ठीक है। तो इसने मेरा बेसिकली क्या कर दिया, पॉलिनोमियल फीचर्स में, पॉलिनोमियल्स में फीचर्स को कन्वर्ट कर दिया ताकि लीनियर रिग्रेशन जब फिट करे तो उसके पास x अलग फीचर है और x स्क्वायर अलग फीचर, ठीक है। अब उसके पास ये अलग अलग फीचर्स होते हैं,
मॉडल वही है हमारा, लीनियर रिग्रेशन वाला ही मॉडल है। मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट फिट। इस बार फिट करने के लिए जो डेटा दिया वो कौन सा दिया, एक्स। पॉलिनोमियल वाला डेटा मैंने से पास किया, मतलब इस डेटा में अब x भी है और x स्क्वायर भी है, वो उन दोनों के हिसाब से फिट करेगा और उन दोनों को वेट्स असाइन करेगा। ठीक है, x को अलग वेट देगा, x स्क्वायर को अलग वेट देगा। ठीक है, फिट किया इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, मॉडल से फिट करा लिया। अगर आप चाहो तो मॉडल के वॉइस प्रिंट करा के आप देखना, उसने x को भी कुछ कोएफिशिएंट दिया होगा और x स्क्वायर को भी कुछ कोएफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। अब प्रेडिक्ट कराती हूँ, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। मैंने टेस्ट पेज स्प्लिट नहीं किया यहाँ पे क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा सा ही डेटा था, सिंथेटिक बनाया था मेरा छोटा सा डेटा, तो मैंने बोला अब मुझे प्रेडिक्ट करके दो। आप देखते हैं कि जो प्रेडिक्शन से डेटा आया उसमें और एक्चुअल डेटा में क्या वो ग्राफ में प्लॉट करके देखें तो आसपास है। बाय प्रेडिक्टेड आ गया, plt डॉट प्लॉट। हाँ, क्योंकि वो पॉलिनोमियल से ट्रेंड है तो पॉलिनोमियल से ही डेटा जाएगा। अगर मैंने टेस्ट और ट्रेन अलग अलग किए होते तो फिट करते समय ट्रेन वाला पॉलिनोमियल देती और यहाँ पे टेस्ट वाला, वो मेरा छोटा था डेटा सेट तो मैंने फिट किया। ठीक है, तो प्लॉट करते समय मैंने x और y प्रेडिक्टेड लिखा, कलर इज इक्वल टू रेड, लेबल इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्चुअल वाला डेटा भी आ जाए तो ये मैंने स्कैटर किया। स्कैटर प्लॉट पे एक्चुअल डेटा आएगा और प्लॉट से कर्व बनेगा, उससे आएगा जो हमारी फिटेड इक्वेशन। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल डेटा था और ये इसने कर्व फिट किया, ये इसने क्या कर दिया, कर्व। ये वाला वेट इसने दिया x को और ये वाला वेट इसने दिया x स्क्वायर, इसीलिए ये लाइन नहीं बनी, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, अगर मैंने सीधा लीनियर रिग्रेशन लगाया होता और उसी से डेटा को फिट किया होता तो वो क्या बनाता है, लाइन। अभी करके दिखा देती हूँ, मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाती हूँ, उसको मैं फिट करूंगी पॉलिनोमियल फीचर से नहीं, नॉर्मल वाले x से फिट करूंगी, वो तो लाइन बनाएगा ना। फिर वो लाइन को इस डेटा से जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले इस डेटा के आसपास नहीं आने। ठीक है, तो जब आपका रिलेशनशिप लीनियर ना हो तो आप कोशिश करके भी लीनियर रिग्रेशन से अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते, तब आपको पॉलिनोमियल फीचर्स पे ही मूव करना है। अभी मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखाती हूँ। इसके नीचे मैं एक और मॉडल बनाऊँ, LR मॉड इज इक्वल टू एक लीनियर रिग्रेशन का ही मॉडल बनाया। इसको मैंने फिट जो किया ना, इसको मैंने फिट किया किस डेटा से, नॉर्मल x वाला डेटा, पॉलिनोमियल फीचर्स नहीं, नॉर्मल x वाला, x डॉट अब मैंने इसे नॉर्मल x से फिट किया, स्क्वायर से नहीं फिट किया, ये क्या बनाएगा, लाइन। ठीक है, y लीनियर प्रेडिक्शन LR mod dot predict, करो प्रेडिक्ट, कर लिया इसने प्रेडिक्ट। ठीक है, इसके लिए लाइन बना,
प्लॉट में इसकी भी लाइन बना, इसका कलर कुछ और करते हैं, लीनियर। आपको पता चल जाएगा लीनियर मॉडल ने क्या फिट किया और पॉलिनोमियल ने। मॉडल तो लीनियर इक्वेशन ही है, बस आपको क्या करना है, अगर आपको पॉलिनोमियल यूज करना है तो आपने पॉलिनोमियल फीचर्स अप्लाई, ठीक है। बात समझ में आ गई थी। और इसके बाद एक डेटा सेट के साथ दिखाऊं आउटपुट देखो, ये देखो ये लीनियर रिग्रेशन है तो ये लाइन बने, इस लाइन के तो आसपास मेरा कोई डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर लीनियर रिग्रेशन यूज कर रही हूँ तो वो मेरी गलती है। मेरे को पहले जो ग्रीन वाली लाइन है वो कब है, जब मैंने पॉलिनोमियल फीचर से ट्रेन नहीं किया, और रेड वाली लाइन कब है, जब मैंने पॉलिनोमियल फीचर से ट्रेन किया। अभी मैं अगर पॉलिनोमियल फीचर्स की डिग्री 3 कर दूं, यहाँ पे डिग्री 2 की जगह डिग्री 3 कर दूं, तो वो क्या करेगा, x x² x³ तो वो इक्वेशन थोड़ी क्यूबिक हो जाएगी। तो वो करके देखो, देखो उससे क्या ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। अब ऐसा अभी क्यों ये इक्वेशन मैच की ये बन गई ना, ये तीनों के वेट्स आ गए, ये x का वेट आ गया, ये x² का वेट आ गया, और ये x डिग्री 2 3 4 तक सही है। अगर आप ज्यादा डिग्री जाओगे तो क्योंकि वो कर्व को फिर बिगली कर्व हो जाएगा, फिर वो ओवरफिट होने का डर होता है। अगर करने को तो मैं इसको डिग्री 4 5 6 जितना मर्जी कर दूं, पर जितना ज्यादा मैं डिग्री इसका बढ़ाती जाऊंगी फिर ये क्या करेगा, कोशिश करेगा हर डेटा पॉइंट को फिट करने की। फिर जब ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश करेगा फिर ओवरफिटिंग होगी, ठीक है। तो जनरली डिग्री 2 टू डिग्री 5 तक हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इससे ज्यादा डिग्रीज पे नहीं जाते, क्योंकि फिर वो कर्व्स क्या हो जाते हैं, बिल्कुल डेटा के साथ फिट हो जाते हैं। फिर जब आप उससे टेस्ट डेटा कुछ दोगे तो उसका सही आउटपुट देने का वो नहीं रहेगा, स्कोप नहीं रहेगा, ओवरफिटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। ये हमने क्या किया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन। ऐसे ही मेरे पास एक और छोटा सा डेटा सेट है, उस पे हम इसे लगा के देखते हैं। इंपोर्ट pandas as 3D df equal to 3d.csv position salaries dot पोजीशन के हिसाब से सैलरीज का, ये भी ऐसे छोटा सा बनाया हुआ डेटा सेट है, रियल डेटा सेट। ये पोजीशन है, ये लेवल है, और ये लेवल के हिसाब से सैलरी। डेटा कुछ ऐसा डाला हुआ है कि लेवल और सैलरी के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। आप पहले प्लॉट करा के देख सकते हो, लेवल और सैलरी के बीच में ग्राफ प्लॉट करा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप लीनियर। लीनियर तो वो होता है ना कि अगर 1 पे 45 तो 2 पे 90, ऐसा ऐसा होता है ना लीनियर रिलेशनशिप। ये लीनियर नहीं, ठीक है। तो आप अगर आपको चाहिए तो मैं आपको स्टार्टर दिखा दूंगा। एक्स एक्सिस पे रखा मैंने लेवल वाला कॉलम, और वाई एक्सिस पे मैंने रखा सैलरी वाला कॉलम। एक्स एक्सिस पे रखा लेवल और वाई एक्सिस पे रखा सैलरी, ठीक है। लीनियर तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हम इसमें
पॉलिनोमियल फीचर्स कैसे यूज कर सकते हैं और पॉलिनोमियल फीचर्स से कैसे सेम जैसे पहले हमने किया। सबसे पहले x और y अलग अलग करो, टारगेट अलग करो और फीचर्स अलग करो। x में मैंने डाला df.log रोज सारी, कॉलम कौन सा सिर्फ, और y में मैंने डाला रोज सारी, कॉलम सिर्फ कौन सा सारी। x में आ गया लेवल और y में क्या आ गया। जो फर्स्ट वाला कॉलम में पोजीशन डाला वो भी कर सकते हैं, पर उसको मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इन दोनों को यूज करूंगी। ठीक है, x में आ गया हमारा लेवल और y में आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल फीचर्स कन्वर्ट करेंगे, तो पॉली इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फीचर्स, डिग्री इज इक्वल टू पॉली इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फीचर्स, डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है, x आएगा, x का स्क्वायर आएगा और x का x पॉली इज इक्वल टू पॉली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। x के डेटा को क्या कर देना है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, x पॉली को जरा प्रिंट करा के देखो, आपके पास 1 4 8 2 के लिए 2 4 8 3 के लिए 3 9 27 4 16 2 64। ठीक है, ऐसे डेटा आ गया। अब पहला होता है, ये पहला जिसमें 1 1 आ रहा है, ये होता है x रेज़ टू पावर 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो इसलिए इसमें 1 1 आता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को किससे फिट करूंगी, इस x पॉली से फिट। ठीक है, LR मॉड इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया, LR मॉड डॉट फिट x पॉली। ट्रेन टेस्ट फिट मैं हमेशा कर सकती हूँ, इसलिए नहीं कर रही क्योंकि दोनों बार मेरा डेटा सेट बहुत छोटा छोटा है। किसी रियल डेटा सेट पे काम करोगे जिसमें 4-5 हजार रिकॉर्ड हो तो करोगे ना ट्रेन, इसमें तो रिकॉर्ड थी 8-10 सेकंड। ठीक है, क्या आप प्रेडिक्शन करके देखो, LR mod डॉट प्रिडिक्ट, आपने डेटा। ठीक है, ये हमने डेटा प्रिडिक्ट, PLT डॉट प्लॉट x और y प्रिडिक्टेड के बीच में प्लॉट करो, कलर इक्वल टू लेबल प्रिडिक्टेड मॉडल। ये मेरे मॉडल का नाम आ गया, PLT डॉट स्कैटर, ये मेरा रियल। देखिए जरा रियल डेटा में और जो हमने प्रिडिक्ट किया उसमें कुछ। ठीक है, ठीक है, काफी हद तक डिग्री 3 के साथ मेरा डेटा, आप डिग्री 4 5 ट्राई करें, पर बहुत ज्यादा करोगे तो फिर वो एक तारीख बहुत। ठीक है,
पॉलिनोमियल रिग्रेशन। तो अब मैंने आपको रिग्रेशन की अलग मतलब रिग्रेशन के लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। एल्गोरिथम पहला किया हमने रिग्रेशन का, पर रिग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको पूरी तरह इंट्रोड्यूस करा। मॉडल्स को आप जैसे जैसे और मॉडल करते रहेंगे तो रिग्रेशन प्रॉब्लम भी साथ में करते। सो रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। सुपरवाइज्ड क्यों? क्योंकि टारगेट मेरे पास पहले से होता है, इसलिए सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। इसमें आपको एक कंटीन्यूअस वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है, सैलरी, टेम्परेचर, रेनफॉल या हाउस प्राइस, ऐसा कुछ कंटीन्यूअस वैल्यू आपको क्या करनी होती है, प्रेडिक्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स जो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आती हैं, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि अब जो आपको निकालना है वो ये नहीं निकालना है 2.58 दिस दैट वैल्यू नहीं निकालनी, अब आपको एक यस नो क्लासिफाई, जैसे ईमेल फ्रॉड है या नहीं, जैसे डिजीज है या नहीं, क्या मैलिग्नेंट है या नहीं, ठीक है। जैसे आपको प्रेडिक्ट करना है रेनफॉल होने वाली है, यस या नो। बाइनरी क्लासिफिकेशन, बाइनरी भी हो सकती है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। जैसे आपके पास 3-4 तरह के क्यूजीन्स हैं, मैंने इंग्रेडिएंट्स दिए, आप बताओ कि इस क्यूजीन का है कि इसका है कि 4-5 पार्टीज हैं, आप बताओ कि एक पर्सन इसको वोट करेगा, इसको करेगा, इसको। मल्टी क्लास 3 तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती है। एक होती है बाइनरी, बाइनरी जिसमें यस नो प्रेडिक्ट करना था, ट्रू फॉल्स यस नो प्रेडिक्ट करना, जैसे ईमेल स्पैम या हैम, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन। दूसरी होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जहां बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे मल्टीपल क्यूजीन्स हैं, मुझे बताना है कि इस क्यूजीन का है या इसका है या तीसरे का है। और तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन होती है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, मतलब एक चीज एक क्लास में नहीं फॉल करेगी, वो एक से ज्यादा क्लासेस को बिलोंग करती है। जैसे मैंने एक इंग्रेडिएंट्स का सेट दिया, उसका एक ही क्यूजीन नहीं होगा, वो एक से ज्यादा क्यूजीन को बिलोंग करती है, ठीक है। तो वो ये मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये अलग-अलग तरह की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन में और रिग्रेशन में सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि रिग्रेशन में तो आपको समझ में आ गया कि आप मैथ से एक इक्वेशन बनाते हो, उस इक्वेशन का जो रिजल्ट आता है वो आपकी प्रेडिक्शन। पर अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो ऐसे कुछ भी नहीं आना चाहिए, वो एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं आपको लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का अब हम करेंगे लॉजिस्टिक। नानी रिग्रेशन है पर एक्चुअली ये रिग्रेशन नहीं है, एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन। ये मॉडल स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज होता है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना, यूज क्लासिफिकेशन के लिए। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, अभी तक आप क्या करते थे, आप वैल्यू निकालते थे ना, f of x निकालते थे। f of x से क्या होता था, एक फंक्शन बनाते थे जिसमें आप w1x1 plus w2x2 plus 3 ऐसी कोई इक्वेशन, तो उससे जो आउटपुट आती थी वो कुछ भी आती। अब हम क्या करेंगे, वो काम करेंगे लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे वो यहाँ भी करेंगे। हम एक वैल्यू निकालेंगे z is equal to w1x1 plus w2x2 plus 3, पर z की वैल्यू कुछ भी आए, उसके बाद उसके ऊपर लगाएंगे एक एक्टिवेशन फंक्शन, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है सिग्मॉइड। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका नाम है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका वहां से आंसर आया लीनियर रिग्रेशन वाले तरीके से, जो भी आंसर आया वो आंसर आपने यहाँ पे सप्लाई कर दिया 1 plus 1 upon 1 plus e की पावर -1
बनता है ऐसा। इसको आप कोई भी वैल्यू दे दो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है। इससे जो आउटपुट आती है ना वो हमेशा किसके बीच में आती है? 0 और 1 के बीच में ही। क्लियर है? ये जो मैथ्स का फंक्शन है इससे जो आंसर आएगा ये किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। देखो अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स याद हो, मैं देख रहा हूं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबसे पहले हम z कैलकुलेट करते हैं। z कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल लीनियर रिग्रेशन की तरह। w1x1 w2x2 जितनी भी आपकी फीचर्स थी प्लस ये z की वैल्यू आ गई। अब z की वैल्यू हो सकता है 10,000 है, 20,000 है, कुछ भी आएगा। फिर आपने क्या किया? फिर आपने f of z लगाया 1/1 ठीक है। आपने क्या करना है? ये जो z की वैल्यू है यहाँ पे सप्लाई करनी। ठीक है। इस फंक्शन की खास बात ये है कि इस फंक्शन की आउटपुट हमेशा 0 और 1 के बीच में। इससे जो आंसर आएगा वो हमेशा किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में। इस फंक्शन का नाम है सिग्मॉइड फंक्शन। ये सिर्फ इसमें नहीं यूज होता, ये एक्टिवेशन फंक्शन आगे डीप लर्निंग में भी यूज होता है। ये डीप लर्निंग में भी अगर आपने +1 +2 का मैथ्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ऐसे कई फंक्शंस होते हैं, इनकी रेंज जो होती है वो हमेशा इसी वैल्यू के बीच बीच में रहती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, अगर z की वैल्यू 0 आ गई, अगर z की वैल्यू 0 आ गई तो क्या आंसर आएगा? 1 + e की पावर 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। 1 + 1 2, तो इसका आंसर आएगा 0.5। तो जब z 0 आएगा तो आंसर आएगा 0.5। ये z की वैल्यू है ना, z की वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है? 0.5। ये जो z है, अगर इसकी वैल्यू 0 ना होके बहुत बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर तो 1/e की पावर मान लो 10 लाख, ठीक है, कुछ भी बड़ा सा नंबर हो तो क्या होगा? ये इसको अगर पॉजिटिव करना है तो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा ना, 1 + e की पावर, ऐसे बहुत बड़ा नंबर। डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर, इसका मतलब ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 1/1, इसका आंसर 1 के पास। ठीक है। इसका मतलब इससे आउटपुट आएगी वो 1 के पास आएगी। इसीलिए ग्राफ में आप देखो जब ये बड़ा होता जाता है तो आंसर 1 के पास। ठीक है। ऐसे ही अगर ये बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर होता तो एक तो नेगेटिव इसमें है, एक और नेगेटिव लग के 1 लाख होता, मान लो 10 लाख होता, तो ये नेगेटिव क्या होता था? पॉजिटिव। अब e की पावर दिस, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता, 1/, बहुत बड़ा नंबर, तो ये किसके पास आ जाएगा? 0 के पास। ठीक है। तो जैसे इधर नंबर नेगेटिव बड़ा होता जाएगा तो आंसर 0 के पास। तो इसका आंसर हमेशा किसके बीच में रहेगा? 0 और 1 के बीच में। अब जब आंसर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो फायदा क्या है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये बेसिकली ये फंक्शन मुझे क्या देता है? ये प्रोबेबिलिटी देता है। ये मुझे क्या दे रहा है? प्रोबेबिलिटी। मान लो इसका आंसर आया 0.7, इसका आंसर आया 0.7, तो आप 1 को ट्रू कैसे ले लो और 0 को फॉल्स कैसे ले लो? तो इसका मतलब ट्रू आने की प्रोबेबिलिटी 0.7। ये प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। 0.7 प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ज्यादा है ना, तो इसका मतलब यू विल क्लासिफाई इट एज कि ये ट्रू केस है। अगर मान लो आपका ये फंक्शन लगा के आंसर आता 0.2
इसकी प्रोबेबिलिटी किसके पास है? 0 के पास है, तो आप दोगे कि ये फॉल्स केस। क्लियर है? ऐसे ये काम क्लासिफिकेशन मॉडल इस तरीके से ये जो 0.5 है इस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड। ये है हमारी थ्रेशोल्ड, ठीक है। इससे ऊपर तो ट्रू केस, इससे नीचे तो फॉल्स केस, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये थ्रेशोल्ड भी 0.5 रखना है या नहीं रखना, ये जिसके लिए आप बना रहे हो ये उसका डिसीजन, और ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। जैसे सपोज मैं एक कैंसर डिटेक्शन का एल्गोरिथम बना रही हूँ, ठीक है, ठीक है। उस केस में मैं इस थ्रेशोल्ड को 0.5 ना रख के मैं चाहूंगी कि मैं इसको थोड़ा लोअर कर दूं, 0.4। इससे क्या होगा कि मैंने किसी की वैल्यू है 0.48, मेरे एल्गोरिथम ने डिटेक्ट कर लिया कि इसको कैंसर, ठीक है, यही होगा ना। इससे उससे क्या होगा, अगर बंदे को लगेगा वो क्या करेगा, फर्दर टेस्टिंग कराएगा, इन्वेस्टिगेशन कराएगा, अलार्म जनरेट हो गया। अगर मान लो कि मैंने ये थ्रेशोल्ड रखा होता 0.6, ठीक है, और किसी को कैंसर होता और मेरा मॉडल कह देता कि नहीं है, तो क्या होता, तो घर में बैठ जाता, वो आगे कोई स्टेप ही नहीं लेता, ठीक है, तो वो तो ज्यादा डेंजरस केस है। तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स ये होते हैं गलती वाले केस, कि आपने फॉल्स कह दिया पॉजिटिव, आपने फॉल्स कह दिया नेगेटिव। अब ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या आपका जो सिचुएशन है वो आपको अलाउ करता है कि फॉल्स पॉजिटिव देने हैं कि नहीं देने, ठीक है। जैसे मेरे इस केस में, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में अगर फॉल्स पॉजिटिव चला जाए तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने स्पैम हैम क्लासिफिकेशन कर दी, मैंने ईमेल को क्लासिफाई करना है कि ये स्पैम है या नहीं, ठीक है। मान लो कि मैंने थ्रेशोल्ड रख दिया 0.6, ठीक है। 1 मींस हैम एंड 0 मींस ये स्पैम है और ये मैंने 0.6 थ्रेशोल्ड रख दिया। एक ईमेल के लिए डिटेक्ट हो गया 0.5, ठीक है, 0.5 आया, मैंने बोला ये है, ठीक है। एक ईमेल के लिए अगर मैंने उसको हैंड कर दिया तो मैंने क्या किया, कोई स्पैम मेल थी तो मैंने आपको फोल्डर में जाने दिया, ठीक है, जाने दी। अब कस्टमर को अननेसेसरी मेल्स देखने को मिल गई, वो बाद में उसको खुद जाके कर रहा है कि नहीं इसको मार के स्पैम, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा लो रख देती हूँ, 0.4 रख दिया, तो क्या होगा, कोई ईमेल जैसे किसी की वैल्यू है 0.5, तो मैंने क्या कह दिया, उसे स्पैम, ठीक है, इससे ज्यादा था मैंने कहा स्पैम। अगर वो ईमेल स्पैम नहीं थी और आपने उसकी इंपॉर्टेंट मेल स्पैम क्लासिफाई करा दी और वो मेल चली गई स्पैम फोल्डर, मतलब दोबारा उसको विजिट करके मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो ये जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट करनी है, जनरल कन्वेंशन में 0.5 सेट किए हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस केस टू बिजनेस केस ये बदली जा सकती है, ठीक है। इसके लिए अपने क्लासिफिकेशन के अपने वो है मैट्रिक्स है, जिसको हम डिसाइड करते हैं कि हमारे को किस तरह का केस रखना है, कितने फॉल्स पॉजिटिव चाहिए, कितने % फॉल्स नेगेटिव नहीं चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम थ्रेशोल्ड के बारे में। बट बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, पहले आपकी फीचर स्टडी होगी, फीचर्स के अकॉर्डिंगली लीनियर रिग्रेशन की तरह एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ तक का काम बिल्कुल सही है। उसके बाद जो यहाँ से डेटा आएगा उसके ऊपर क्या अप्लाई जाएगा, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन एक लिमिटेड फंक्शन है जो आंसर 0 और 1 के बीच में देगा। जब आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा तो अगर वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो वो ट्रू केस आ जाएगा, अगर थ्रेशोल्ड से नीचे होगा तो वो फॉल्स केस। ऐसे आप बाइनरी क्लासिफिकेशन
जो दूसरी तरह की मैंने मल्टी लेवल या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कराई उसमें थोड़ा सा अलग तरीका है, बट है वो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड। ये है बाइनरी क्लासिफिकेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाँ ये लिखा है यहाँ पे, ये भी सुपरवाइज लर्निंग का टेक्निक है, सॉल्व करता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, इससे जो वैल्यू आती है ये प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करता है, सिग्मोइड फंक्शन यूज होता है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू को राउंड अप करके देखते हैं, अगर 1 के पास है तो ट्रू केस हो गया, अदरवाइज ठीक है। तो वही सब मैंने आपको बता दिया, ये सिग्मोइड फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया और इसका ग्राफ भी बता दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स करेंगे, और क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स करने से पहले मैं एक बार आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। जो हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चों को प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है। देखो हर तरह की टेक्नोलॉजी के अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर आप फुल स्टैक कर रहे होते तो उसमें एक वेब एप्लीकेशन बनती है जिसका एक पूरा फ्लो होता है, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, एक पेज से डेटा दूसरी जगह जा रहा होता है, यूजर स्पेसिफिक डेटा स्टोर होता है, क्योंकि वो काम है फुल स्टैक एप्लीकेशन। हम जो लर्न कर रहे हैं इसका काम वो नहीं है, इसका काम क्या है कि हमने डेटा उठाना है, डेटा में से सिग्निफिकेंट फीचर्स स्टडी करनी है, मशीन लर्निंग मॉडल यूज करके या डीप लर्निंग मॉडल यूज करके हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और जो हम सीख रहे हैं वो तो ये है, इसके साथ साथ मैंने आपको जैंगो सिखाया था, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जब कॉलेज में आप प्रोजेक्ट सबमिट करने जाते हैं तो उनको कंसोल पे आती हुई आउटपुट उतनी ज़्यादा वो नहीं होती, उनको होता है कि थोड़ा विजुअल आउटपुट आता है, तो हमने जैंगो यूज़ किया था। तो जैंगो यूज़ करके हमने प्रोजेक्ट में क्या किया है, एक वेब इंटरफेस बनाया जिसमें मॉडल को कॉल किया है, मॉडल से जो आउटपुट आ रही है वो पेज के ऊपर दिखाई है, समराइज कर दिया है, इस तरह का काम। तो जब आप कॉलेज में एक्सप्लेन करने जाते हो तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन मशीन लर्निंग देन ऑन वेब फार्मिंग। सबसे पहले आप ये बताओ, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का अभी आपने रिग्रेशन किया ना, रिग्रेशन से हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का हमने एक प्रोजेक्ट, आप कॉलेज में से कैसे एक्सप्लेन? सबसे पहले आप बताओगे कि मेरा प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, हमने एमएल मॉडल ट्रेन किया है बेस्ड अपॉन दिस डेटा सेट, एंड ये एक हमने मॉडल को ट्रेन करके स्टोर कराया है, और हमने एक वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसमें यूजर अपनी इनपुट्स डाल सकता है, उन इनपुट्स के अकॉर्डिंगली उसको प्रेडिक्शंस मिल सकती हैं, एंड देन उसकी प्रीवियस प्रेडिक्शंस दिखाने के लिए हमने एक डैशबोर्ड। अब फोकस आ रहेगा अपना मशीन लर्निंग। आप बताओ कि ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम थी, इसमें ये फीचर्स थे, इतने फीचर्स थे, फिर उसके बाद टारगेट हमारा ये था, फिर फीचर्स के लिए आपने क्या क्या किया? सबसे पहले मैंने नल्स को कैसे हैंडल किया, फिर उसके बाद मैंने कैटेगोरिकल कॉलम्स की इंपोर्टिंग करी, फिर उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड वो किया, स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, स्केलिंग ऑफ डेटा किया, फिर मैंने फीचर्स का सिग्निफिकेंस स्टडी किया, कौन से फीचर्स मुझे रखने हैं, कौन से फीचर्स मुझे नहीं रखने, फीचर इंजीनियरिंग करी, कुछ फीचर्स को कंबाइन करके फीचर्स को सिग्निफिकेंट बनाया। आफ्टर दैट जब मेरे पूरे फीचर्स डिसाइड हो गए, फिर मैंने रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए ये वाला एल्गोरिथम यूज, ये वाला मॉडल यूज किया, मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज किया, फिर उस लीनियर रिग्रेशन मॉडल को मैंने ट्रेन किया। ठीक है, ट्रेन इससे पहले वो ट्रेन टेस्ट डेटा स्प्लिट किया, फिर आपने ट्रेन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो इवैल्यूएट किया, आपने उसका R2 स्कोर देखा, R2 स्कोर अगर कम आया तो आपने उसे इंप्रूव करने के लिए ये स्टेप्स किए। मेन फोकस रखो यहाँ पे, ठीक है। फिर जब आपका R2 स्कोर सैटिस्फैक्टरी आ गया, फिर आपने क्या किया, आपने उस ट्रेन्ड मॉडल की पिकल फाइल बेसिकली क्या होती है, जैसे एक बार आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, अब आप उस मॉडल को कहीं और यूज
उसके बाद मैंने एक Django की वेब एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए एक मॉड्यूल बनाया जिससे यूजर लॉग इन लॉग आउट हो सके, यूजर मैनेजमेंट का काम। फिर उसके बाद मैंने एक मॉडल बनाया जिसमें यूजर ने इनपुट फीचर्स की क्या वैल्यूज डाली, जैसे हाउस का एरिया उसने क्या डाला, उसके नंबर ऑफ बेडरूम्स क्या डाले, वो सारी वैल्यू। और मॉडल अभी आप एक मॉडल अभी सिर्फ आपने लीनियर रिग्रेशन यूज किया, पर मैंने प्रोजेक्ट में 2-3 मॉडल्स के ऑप्शन दिए हुए, तो वही सेम डेटा मैंने लीनियर रिग्रेशन से भी ट्रेन किया और रैंडम फॉरेस्ट से भी ट्रेन किया है, 2-3 मॉडल्स से मॉडल चूज किया। फिर प्रेडिक्शन हो के आंसर क्या है ये मैंने मॉडल के थ्रू Django के अंदर स्टोर किया और एक वेब पेज के ऊपर यूजर को दिखा दी कि प्रेडिक्टेड आंसर, ठीक है। फिर हमने एक डैशबोर्ड बनाया जिसमें यूजर की पुरानी सारी प्रेडिक्शंस, उसने इनपुट फीचर्स क्या डाली थी, कौन सा मॉडल यूज हुआ था, क्या उसके प्रेडिक्शंस आए थे, तो मैंने देखा। अगर वो किसी प्रेडिक्शन को रिमूव करना चाहते तो ये प्रोसेस हमने बनाया, ठीक है। ये वाली चीज हमने बनाई। अब इसमें क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? क्वेश्चंस ये हो सकते हैं कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंसेस क्या होते हैं, फीचर सिलेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग क्या होती है। जनरली टीचर थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा, फिर अगर यूजर कुछ भी गलत डेटा डालेगा, क्योंकि आपने फ्रंट एंड पे एक स्क्रीन दी है, स्क्रीन पे तो यूजर कुछ भी डालेगा, अगर वो कुछ भी डालेगा उस तरह के डेटा से आपका मॉडल ट्रेन नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या है? तो आप लोगों को रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि मॉडल एक स्पेसिफिक तरह के डेटा से ट्रेंड है, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ बेडरूम्स 20 तक ट्रेंड है, तो अगर आप नंबर ऑफ बेडरूम्स 2000 डालोगे तो ऑब्वियसली मॉडल तो एक लाइन है, मैथ्स का एक मॉडल है, वो जिस तरह के डेटा के लिए वो ट्रेंड नहीं है उसके लिए वो रॉन्ग ही आउटपुट देगा, ठीक है। ये आपने एक्सप्लेन कर। तो बेसिकली प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन करें। टीचर को ये लगना चाहिए कि आपने बनाया, आपको थ्रू एंड थ्रू पता है, बनाया नहीं भी है तो उसको अच्छे से समझ के जाओ, अच्छे से समझो कि इसमें क्या क्या हो रहा है, वर्क तो करके देखो ना उसके साथ, और ट्राई करो कि टीचर को जब एक्सप्लेन करो फुल कॉन्फिडेंस से, ठीक है। क्लियर है? सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं होता कि बनाने में कोई सारे प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से बनते हैं। AI/ML के जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो इसी तरीके से। कंपनी में भी जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, उसमें ये वाला पहले वाला डेटा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, वो वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है कि फीचर्स बहुत होंगी, फीचर्स अलग-अलग तरह की होंगी, कई बार 3D की फॉर्म में आता है डेटा, उसको मैथ्स में कन्वर्ट करके लाना पड़े, वो टफ होता है, वो वाली चीजें टफ होती है। अदरवाइज काम तो इसी तरीके से, या अभी मैंने दिखाने के लिए आपको Django यूज कर दिया, अदरवाइज आप अपने मॉडल की प्रेडिक्शन को फास्ट API का एंड पॉइंट बना के API बना के दे दो, फिर उसको यूज कोई और करता है, रिएक्ट में कहीं यूज करो, पर क्योंकि मेरे को फ्रंट एंड में चाहिए था इसलिए मैंने क्या किया ऐसे। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कैसे काम आपका हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, ठीक है। लॉगिन मेरा हुआ है, अदरवाइज सबसे पहले मुझे लॉगिन चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट प्रेडिक्शन, ये वेब पेज है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, एरिया डालोगे, नंबर ऑफ बेडरूम्स डालोगे, बाथरूम डालोगे, फ्लोर डालोगे, पार्किंग यस नो, हाउस एज, अदर ये और फिर उसके बाद मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, कौन से मॉडल से आपने डेटा, हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, उसी रेंज का डालना पड़ेगा जिस रेंज का आपके पास प्रेडिक्ट प्राइस, ये हाउस का प्राइस। डैशबोर्ड के ऊपर इसने मुझे दिखा दिया मैंने पहले कैसे कैसे प्रेडिक्शंस करी और क्या क्या, ठीक है। आप यहाँ से चाहो तो किसी भी प्रेडिक्शन को लॉग आउट कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ये आपका होगा। अब अगर आपको कोड एक्सप्लेन करना हो तो कैसे,
ML मॉडल। ML मॉडल में ये मेरा डेटा सेट है, जिस डेटा सेट से मैंने ट्रेन किया है वो डेटा सेट है। आप इसकी जगह कोई और डेटा सेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये ट्रेन डॉट पाई फाइल है, इसके अंदर हमने वही काम किया है जो अभी आपको सिखाया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फीचर्स अलग करी, ये अलग किया, अलग अलग मॉडल्स लिए, मॉडल्स को फिट कराया। फिट कराने के बाद हमने क्या किया, पिकल फाइल्स में इसको मैंने क्या किया, पिकल फाइल में। ये मेरे पास पिकल फाइल्स बन गई। इन पिकल फाइल्स के अंदर हमारा डेटा, क्योंकि मैं इसमें वैसे कोई बड़ा डेटा सेट भी यूज कर सकती थी, जैसे एमईज वाला डेटा सेट भी यूज कर सकती थी, पर क्योंकि मुझे वेब पेज बनाना था, वेब पेज पे अगर 60 फीचर्स होती तो इनपुट कराना बड़ा हो जाता ना, आपके डेटा डालना मुश्किल होता, इसलिए मैंने छोटा डेटा सेट, ठीक है। फिर उसके बाद ये मॉडल ट्रेन हो गया। फिर देखो इसके अंदर मॉडल्स में ये मैंने डेटाबेस टेबल बनाया, ये मैंने डेटाबेस का टेबल बनाने के लिए जैंगो में मॉडल बनाते हैं ना, मॉडल बनाया, मॉडल चॉइसेस, ये दो मॉडल चॉइसेस आ गई, यूजर एरिया क्या डाला, बेडरूम्स क्या डाले, ये क्या डाला, वो क्या डाला, प्रेडिक्टेड प्राइस, मॉडल यूज, किस टाइम पे क्रिएट, ठीक है। और इसके बाद हमने ये urls.py बनाया, प्रेडिक्ट वाला पेज खुलता है, डैशबोर्ड वाला पेज खुलता है, और डिलीट पे व्यूज के अंदर कोड किया, ये views.py फाइल है मेरी, ठीक है। होम पे index.html खुल गया, डैशबोर्ड पे प्रेडिक्शन वाले टेबल में से हमने इस यूजर के सारे प्रेडिक्शंस उठा लिए, ऑर्डर बाय क्रिएटेड, ठीक है। और वो सारे के सारे पेज पे प्रेडिक्ट में इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी आपने वैल्यूज डाली वो सारी फेच करी, वो सारी की सारी वैल्यूज फीचर्स इकट्ठी कर ली। फिर अगर आपका मॉडल था LR तो आपने LR मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ये पिकल फाइल है, पिकल फाइल को आपने फीचर्स भेजे, पिकल फाइल आपको क्या करेगी, प्राइस प्रेडिक्ट करके, ठीक है। और ऐसे ही अगर दूसरा मॉडल है तो दूसरे मॉडल की पिकल फाइल यूज करी, उसके हिसाब से प्रेडिक्ट करें, ठीक है। और फिर डेटाबेस में प्रेडिक्शन वाले टेबल में डेटा सेव कर दिया, और सेव करने के बाद ये पेज पे दिखा दिया कि इस मॉडल से प्राइस जो है वो इतना, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने किसी को एक्सप्लेन करना। एडमिन भी होगा, एडमिन में आप दिखा सकते हो अलग अलग यूजर्स की प्रेडिक्शंस एडमिन में नजर आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीजें आपने एक्सप्लेन, ऐसे ही इसी तरह के फ्लो से जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए, एक रिग्रेशन पे बनाया, एक क्लासिफिकेशन पे बनाया, एक डीप लर्निंग पे बनाया, एक एनएल, अलग अलग चीजों पे बनाया, बट बेसिक फ्लो इसी तरीके का बनाया है, ताकि आपका थोड़ा जो आपने जैंगो पढ़ा वो भी यूज हो जाए, और जो आप मशीन लर्निंग में पढ़ रहे हो, और आप इसको चाहो तो बड़े आराम से खुद बना सकते हो। अब आपने रिग्रेशन पढ़ ली, अब आप कोई भी रिग्रेशन प्रॉब्लम लो, इसी तरीके से आप अपना रेप्लिकेट करोगे, ठीक है।